नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वर्ष 2050 तक पर्यावरण को कार्बन मुक्त करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी करनी होगी। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराने की स्वीकृति दी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक बम विस्फोट में बाल-बाल बचे। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से ही नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्व बैंक के एक आयोजन में अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के परिणाम बड़े हो सकते हैं। Climate change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement, making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया गया है। इस मिशन में स्थानीय निकायों का पर्यावरण अनुकूलन, जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट तथा ई कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों का संवर्धन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन के मामले में देशवासियों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है। उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और एलईडी बल्बों के उपयोग की चर्चा की, जिससे प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3 करोड़ 90 लाख टन की कमी आई है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई से काफी जल की बचत हुई है। People-driven efforts improved the sex ratio in many parts of India, and nearly 370 million LED bulbs have been sold in India. This helps in avoiding nearly 39 million tons of carbon dioxide emissions every year. प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं से अपील की है कि वे मिशन लाइफ जैसे व्यवहार जनित कार्यक्रमों को अपनाने के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित करें। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने भारत के मिशन लाइफ पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि समुचित मूल्य निर्धारण नीति, संस्थानों के प्रयासों और सही आर्थिक प्रोत्साहन से व्यवहार में पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन लाना संभव है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा जैव विविधता में कमी की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। श्री यादव जापान के साप्पोरो में जलवायु, ऊर्जा, पर्यावरण से संबंधित G7 मंत्रियों की बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2050 तक पर्यावरण को कार्बन मुक्त करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी करनी होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पैनल की 6ठी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से बचाव के साथ साथ हमें विकास की भी आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब दैनिक जीवन पर कई तरह के प्रभाव देखे जा रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कल विश्व बैंक के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ के माध्यम से भारत में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रभावशाली लोगों को जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात और अधिक प्रबलता के साथ रखनी चाहिए। मिशन लाइफ का अर्थ है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसका उद्देश्य सामाजिक संपर्क का उपयोग करके जलवायु संबंधी सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाना है।
इस मिशन के अंतर्गत ऐसे लोगों का वैश्विक नेटवर्क भी तैयार करना है जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसे P3 और प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण हितैषी लोगों के नाम से जाना जाता है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक डिजिटल व्यवस्था पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम से पता चलता है कि सार्वजनिक डिजिटल व्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए काफी संभावनाएं हैं और ये व्यवस्था विपरीत समय में भी देश की विकास गति को एक नई दिशा दे सकती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस व्यवस्था का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। Our DPI-based direct benefits transfer system has aided about 650 million people who received $322 billion directly into their accounts, which have led to an overall savings of more than $27 billion just across key central government services and schemes. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होगा। सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग करता है। इस संबंध में राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे स्थानीय युवाओं को ये परीक्षा अपनी मातृभाषा देने के लिए प्रेरित करने का एक व्यापक अभियान शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। सीबीआई ने इस मामले में श्री केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि नई दिल्ली में आबकारी नीति के प्रारूप को जिस बैठक में स्वीकृत किया गया था उसकी अध्यक्षता श्री केजरीवाल ने ही की थी। श्री भाटिया ने जानना चाहा कि यदि आबकारी नीति अच्छी थी तो दिल्ली सरकार ने इसे वापस क्यों लिया। बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा। ये बताइए तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं कि किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री को ही सूत्रधार बताया है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे कल दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआई के समक्ष उपस्थित होंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। श्री केजरीवाल ने कहा कि ये एक उत्तम नीति थी और इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। श्री बोम्मई ने आज इसके लिए पर्चा दाखिल किया। उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल कर्नाटक में कोलार से जय भारत सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत करेंगे। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने कोलार में ही मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत के हाल के फैसले से उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन गई है। जानकारी के अनुसार श्री गांधी कल सुबह 11 बजे कोलार पहुंचेंगे और यात्रा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज एक निजी बस के खाई में गिरने से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना मुंबई पुणे राजमार्ग पर खोपोली इलाके में हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए की
अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,753 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 6,628 मरीज कोविड से ठीक हुए। देश में इस समय 53,720 मरीजों का उपचार चल रहा है और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.69% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 397 लोगों को कोविड रोधी डोज दी गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का विषय है सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि उत्सर्जन कम करने में कंप्रेस्ड बायोगैस की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसे एक सस्ते परिवहन के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रकृति और संस्कृति से भरपूर है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक छटा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल के नागरिकों का जीवन समृद्ध और खुशहाल रहने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में केरल मूल के लोग आज विशु नववर्ष मना रहे हैं। ये फसल कटाई और खुशहाली का त्योहार है। विशु को बसंत के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशु और बंगाली नववर्ष की बधाई दी है। बंगाली नववर्ष पोइला बोईशाख आज पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के स्वागत में घरों को अल्पना से सजाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज एक विस्फोट में बाल-बाल बच गए। ये घटना वाकायामा शहर में हुई। श्री किशिदा को वाकायामा में एक भाषण देना था। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष 8 जुलाई को एक हमले में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत हो गई थी। घटना के समय वे नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच बेंगलुरु में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। एक अन्य मैच लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रन से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के हैरी ब्रुक को उनके शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर धरोहर भारत की कार्यक्रम देखने की अपील की है। ये कार्यक्रम डीडी नेशनल चैनल पर पहली बार कल प्रसारित हुआ था और आज रात 8 बजे ये फिर से प्रसारित होगा। उन्होंने कहा कि ये वृत्तचित्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बने मेट्रो का ट्रायल रन सफल रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि ये कोलकाता वासियों के लिए एक बड़ा समाचार है। उन्होंने इसे देश में सार्वजनिक परिवहन के लिए भी उत्साहवर्धक कदम बताया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वर्ष 2050 तक पर्यावरण को कार्बन मुक्त करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी करनी होगी।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराने की स्वीकृति दी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक बम विस्फोट में बाल-बाल बचे। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से, लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।